अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम अपनी बात को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं और अब हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने देखा पिछली वीडियो में लंग कैपेसिटीज और लंग वॉल्यूम को। सो अब हम बात करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में और रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में ये चीज़ें जो है वो कैसे डिफरेंस जो है वो करती हैं। सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ को। अब ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो है कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में क्या होता है कि जो लंग के एयरवेज हैं वो जो है वो नैरो हो चुके होते हैं। अगर पहले जो है लंग का डायमीटर इतना था, अब वो जो है वो सिकुड़ के और ज़्यादा कम हो जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में। अब ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ होती कौन कौन सी हैं? अब इसमें जो है आपका अस्थमा आ जाता है, आपका एम्फीसीमा आ जाता है, आपका ब्रोंकाइटिस आ जाता है। ब्रोंकाइटिस में दोनों आ जाते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक आ जाते हैं। सो एम्फीसीमा में आपको पता है जो लंग का जो पैरेन्काइमा है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। लंग का जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, एल्विलाई जो हैं वो डिस्ट्रॉय होकर एक लार्ज एल्विलाई बना देती हैं, लेकिन जिसका सरफेस एरिया कम होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। सो इसलिए आपकी वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में आती है एम्फीसीमा। अस्थमा में आपको पता है कि ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो नैरो हो चुके होते हैं, फार पैसेज ऑफ एयर बहुत ज़्यादा नैरो हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से एयर एक्सपायरेशन में पास नहीं हो पाती। और ब्रोंकाइटिस में आपको पता है, ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि ज़्यादा जो सिक्रीशन हो जाती है फ्लूइड वगैरह की, जो कि ब्लॉक कर देती है एयरवेज को। सो अब इन सारे केसेस में ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में क्या होता है, इंस्पायरेशन में तो आसानी होती है, एयर आसानी से अंदर आ गई क्योंकि उसमें तो एयरवेज डायलेट करती है ना। लेकिन एक्सपायरेशन में आपको पता है एयरवेज वैसे ही नेचुरली भी उनको नैरो होना पड़ता है ताकि वो एल्विलाई पुश हो और एयर को बाहर निकाले। तो अब इन केस में ऑलरेडी एल्विलाई पहले से ही नैरो है, जब वो और ज़्यादा नैरो होगी वो ब्लॉक हो जाएगी और एयर को निकालने में हमें मुश्किल पेश आएगी। सो इस केस में हमारे पास ग्राफ क्या आएगा? सो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में अगर मैं एक पहले से थोड़ी सी बात कर दूं कि आपको पता है कि जब बंदा जो है अब एयर निकाल नहीं पा रहा, तो वो एयर जो है वो उसके अंदर पेशेंट के रेजिस्ट कर रही है, तो उसकी जो कैपेसिटीज़ हैं उनको चेंज कर रही है। जब एयर बंदे के लंग से निकल नहीं पा रही तो उसका रेजिडुअल वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, नॉर्मल से या कम होना चाहिए। रेजिडुअल वॉल्यूम वो एयर थी जो हम लंग से कभी नहीं निकाल सकते। अब इस केस में बंदा वैसे ही एयर नहीं निकाल पा रहा, तो उसका रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी? टोटल लंग कैपेसिटी ये जो हमने बात की थी इस जो सारी आ जाएंगी। अब जब रेजिडुअल वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ से वो यहाँ आ गया है, तो ऑटोमेटिकली टोटल लंग कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर एक चीज़ बढ़ रही है। सो टोटल लंग कैपेसिटी भी इस केस में क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या थी? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मैंने आपको बताया था, उसमें दो चीज़ें आती हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में आ जाता है आपका ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, ये थी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब जब रेजिडुअल वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली, अगर ये रेजिडुअल वॉल्यूम यहाँ है तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। सो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी जो है वो ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं इन दो चीज़ों की, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एंड फोर्स वाइटल कैपेसिटी। अब ये फोर्स वाइटल कैपेसिटी ये होती है कि आपने मैक्सिमम हवा इंस्पायर की हुई है, आप पेशेंट को कहते हो हवा जो है वो मैक्सिमम इनहेल करो, देन मैक्सिमम जो है वो हवा एक्सहेल करो, और आगे से हमने एक इंस्ट्रूमेंट रखा होता है जिसे हम स्पायरोमीटर का नाम देते हैं, जो कि मेजर करता है कि कितनी उसने हवा निकाली। फोर एक्सपायरेटरी वॉल्यूम FeV1 का मतलब है कि फर्स्ट सेकंड में उसने कितनी निकाली, FVC का मतलब है टोटल वो कितनी निकालता है। सो मेनली नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली होता है कि आपकी फोर्स वाइटल कैपेसिटी होती है 5 एंड FeV1 होता है 4। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। रेजिडुअल वॉल्यूम यहाँ पे हमारे पास 1000 था ऑलमोस्ट, तो उसको तो नेगलेक्ट करें ना। आप मैक्सिमम कितना निकालोगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालोगे ना। फोर्स वाइटल कैपेसिटी यही है ना आपकी, तो कितना बनता है? 1000, 2000, 3000, 4000। मैंने कहा था रेजिडुअल वॉल्यूम को निकाल दें, ये है ना रेजिडुअल वॉल्यूम। सो आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो 5800 ml से लेकर 1000 तक जो है वो ऑलमोस्ट, तो ये आपका जो है वो बन जाता है कितना? 5, ऑलमोस्ट जो है वो 5 बन जाता है, क्योंकि जो आपकी मैक्सिमम लंग की कितनी है वो 6000 होती है। 6000 में से 1000 रेजिडुअल वॉल्यूम का, तो 1000 निकाल दिया तो पीछे 5000 बचा। सो नॉर्मली आपकी FeV होती है कितनी? 5 के करीब। आज तो हमने ये 4600 की हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट हम इनको 5000 ml कंसिडर करते हैं। और FeV1 कितना होता है जो फर्स्ट सेकंड में आप निकालते हो ना, वो नॉर्मली होता है कि आप इसमें से 4000 निकाल लेते हो। सो नॉर्मली जो है वो FeV1 कितना होता है? होता है 4000। अब ये अगर आप रेशियो इसकी करो 4/5 आएगी, तो ये ऑलमोस्ट 0.8 आता है, जो कि ये नॉर्मल है। अब हम देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव के पेशेंट में कैसे वेरी करेगा। अब मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें नॉर्मली ऑब्स्ट्रक्टिव के पेशेंट में बढ़ी हुई हैं। सो अब नॉर्मल उसकी ब्रीदिंग क्या वो टाइडल वॉल्यूम पे करेगी। टाइडल वॉल्यूम जो हमने 2300 ml किया था, वो क्यों किया था? क्योंकि उसमें हमारे पास ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी थी। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इस पेशेंट में क्या है? बढ़ी हुई है, तो अब वो इधर से ऑपरेट नहीं करेगा। अब उसकी पहले से ही बढ़ी हुई है, वो अगर यहाँ था, अब वो ये है वो इस पॉइंट तक आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 4000 तक आ गया, अब उसकी लंग कैपेसिटी बढ़ी हुई है। सो वो नॉर्मली जो है वो 4000 ml से ऑपरेट कर रहा है। ये इंस्पायरेशन की उसने नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, वापस आया इंस्पायरेशन की नॉर्मल।
अब हमने उस पेशेंट को कहा कि मैक्सिमम इंस्पायर करो। अब उसकी लंग कैपेसिटी पहले ही बढ़ी हुई थी, वो पहले ही 4000 पे खड़ा था। अब वो 4000 से मैक्सिमम कहाँ जा सकता है, 5800 ml तक। तो मैक्सिमम इंस्पायर उसने किया, 5800 ml पे आ गया। अब हमने उसको कहना है कि हवा निकालो। ये जो मैंने लाइन ड्रा की हुई है ना, ये 1 सेकंड का गैप है। सो अब वो मैक्सिमम जो फर्स्ट सेकंड में हवा निकालेगा ना, वो जो उसने मैक्सिमम अभी इंस्पायर की थी वही पहले निकाल देगा, ये सारी की सारी एक ब्लॉक में। तो ये आलमोस्ट कितनी होगी, 1000 2000 तो 2000 ml उसने निकाल दी। दैन मैक्सिमम जो है वो एक और सेकंड तक वो करेगा, बाकी एयर भी निकाल देगा। अब ये एक और बात मैं बता दूं, रेजिडुअल वॉल्यूम नॉर्मली 1000 तक था, लेकिन इस केस में जो है वो हमें पता है रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। सो वो आलमोस्ट सपोज कर लो 2000 तक अप्रोच कर गया। सो वो 2000 से ऊपर तक ही हवा को जो है वो निकाल पाएगा। सो अगर हम इसमें रेशो निकालें तो उसने कितनी निकाली, FeV1 फर्स्ट सेकेंड में, यानी ये एक डब्बा कंसिडर करो तो कितने उसने निकाली, 1 लीटर 2 लीटर। सो 2 आ गया। और आगे अगर हम देखो FVC टोटल, यहाँ से 1 2 3 4, यानी दिस इज़ द FEV एंड दिस इज़ द FEV1। सो ये 2 है, ये 4 है, ये रेशियो निकाली 50%। सो देख लें कितना ज़्यादा जो है हमें नज़र आ रहा है। अब मेनली इसमें अगर हम देखें तो क्या चीज़ कंसिडर करेगी, जो वो फर्स्ट सेकंड में निकालेगा वो ज़्यादा कम होगी एज़ कम्पेयर टू द टोटल, क्योंकि जो उसने आप पहले निकालनी है वो बहुत कम निकाल पाएगा, एयरवेज नैरो होंगी, दैन वो कुछ किसी हद तक निकाल लेगा। सो इसलिए FeV1 ज़्यादा कम होगी एज़ कम्पेयर टू FVC, और ओवरऑल रेशियो हमें नज़र आ रही है कि कम होगी। देखो नॉर्मली FVC कितना होता था, 5, जो मैंने बात की थी 5 होता था। ये देखो ये 5 से 4 हुआ है, इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ, लेकिन ये 4 होता था, ये 4 से हाफ हो गया। सो ये FeV1 जो है वो ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है ऑब्स्ट्रक्टिव के केस में। तो इसलिए रेशियो 50% आ गई है एज़ कम्पेयर टू द 80%। जब इसको परसेंट निकालोगे 80% हो जाएगी, तो 80 से 50 होगी। सो 80 से 50 होना, ये इस तरह हमें FeV1 FeV रेशो हमें बताती है कि अगर रेशो कम हो रही है तो इसका मतलब है पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है। रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में जो है वो हम नेक्स्ट केस में बात कर लेंगे।